आप देख रहे हैं अनाज अड्डा और आज के अनाज अड्डा में हम बात करेंगे गेहूं, पाम ऑयल, सरसों खली, मक्का और दुनिया के कृषि बाजारों को प्रभावित करने वाले बड़े घटनाक्रमों की। ब्लैक सी संकट से लेकर चीन की बढ़ती खरीदारी, यूरोप के सूखे से लेकर रेगिस्तान में खेती के नए मॉडल तक कई ऐसी खबरें हैं जो आने वाले महीनों में विदेशी कृषि व्यापार की दिशा तय कर सकती हैं। विदेशी गेहूं बाजार में इस समय फिलहाल तेजी का माहौल बन चुका है और जानकारों का ये कहना है कि आने वाले समय में गेहूं की कीमतें $8 प्रति बुशल के स्तर को पार कर सकती हैं और इसके पीछे 4 बड़े कारण सामने आए हैं। सबसे पहला कारण ब्लैक सी क्षेत्र में बढ़ता जियोपॉलिटिकल तनाव। रूस और यूक्रेन के बंदरगाहों, रेल नेटवर्क और निर्यात मार्गों पर लगातार हमलों से विदेशी गेहूं सप्लाई प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। यदि निर्यात में और बाधाएं आती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों को मजबूत सपोर्ट मिल सकता है। वहीं दूसरा बड़ा कारण है वैश्विक मौसम का जोखिम। ऑस्ट्रेलिया में संभावित एल नीनो प्रभाव और यूरोप के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति उत्पादन को इस समय प्रभावित कर सकती है और इससे विदेशी बाजार में अमेरिकी गेहूं की मांग बढ़ सकती है। और तीसरा कारण है फसल पैटर्न में बदलाव। अमेरिका में फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ने से कुछ किसान मक्का की बजाय अब गेहूं की बुआई को प्राथमिकता दे सकते हैं। हालांकि ये दीर्घकालिक कारक है, लेकिन बाजार इस पर नजर बनाए हुए है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है विदेशी गेहूं भंडार में गिरावट का आना। अनुमान है कि 2027 तक दुनिया के गेहूं स्टॉक में 2% से ज्यादा की कमी आ सकती है। घटते स्टॉक और बढ़ती मांग का संयोजन कीमतों को ऊपर ले जा सकता है और इन्हीं कारणों से अमेरिकी गेहूं वायदा पहले ही 3 साल के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है और बाजार में आगे की तेजी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। गेहूं अभी $6.07 प्रति बुशल के आसपास है, लेकिन ब्लैक सी संकट और मौसम जोखिम गहराने पर $8 का स्तर बाजार की अगली बड़ी मंजिल बन सकता है। गेहूं बाजार में तेजी की संभावनाओं के बीच अब रुख करते हैं यूक्रेन का, जहां अच्छी पैदावार के बावजूद किसानों के सामने मुनाफे का संकट खड़ा हो गया है। यूक्रेन में इस साल गेहूं की पैदावार कई जगहों में अच्छी रही, लेकिन किसानों की परेशानी फिर भी कम नहीं हुई। वजह है कम खरीद कीमतें और निर्यात लॉजिस्टिक्स में आ रही बाधाएं, जिनके चलते अच्छी फसल भी मुनाफे की गारंटी नहीं दे पा रही। इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक मौजूदा बाजार परिस्थितियों में गेहूं की खेती में लागत निकालने के लिए किसानों को कम से कम 5 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन और ग्रेड 3 क्वालिटी वाला गेहूं चाहिए। वर्तमान में गेहूं की खरीद कीमत करीब 6,000 से 6,200 यूक्रेनी हिविनिया प्रति टन है, जिस पर 4.5 से 5 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने वाले किसान केवल लागत निकाल पा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई जगहों में पैदावार काफी अच्छी है। ओडिशा क्षेत्र में एक फार्म ने 15 सालों की सबसे अच्छी पैदावार 5.5 टन प्रति हेक्टेयर दर्ज की है, जबकि चेकारसी क्षेत्र में औसत उत्पादन 60 टन प्रति हेक्टेयर रहा है और कुछ खेतों में तो 8 टन प्रति हेक्टेयर तक भी पहुंचा है। हालांकि पश्चिमी यूक्रेन में नमी की कमी और कुछ क्षेत्रों में बारिश के कारण क्वालिटी जरूर इफेक्ट हुई है। सामान्य तौर पर जहां 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिलता था, वहां इस बार एवरेज प्रोडक्शन 6 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास रहा। ऐसे में किसानों का कहना है कि इस सीजन की सबसे बड़ी चुनौती उत्पादन नहीं बल्कि फसल को उचित कीमत पर बेचना है। रूस के हमलों के कारण बंदरगाहों और निर्यात मार्गों में आई रुकावटों से एक्सपोर्ट डिमांड कमजोर हुई है। दूसरी ओर फर्टिलाइजर, कीटनाशक, डीजल और अन्य कृषि लागतों में बढ़ोतरी ने किसानों का मार्जिन भी घटा दिया है। यही कारण है कि कई किसान फिलहाल गेहूं की बिक्री टाल रहे हैं और अगले सीजन में खेती पर होने वाले खर्च को कम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अनाज बाजार से अब बढ़ते हैं हम खाद्य तेलों की तरफ, जहां पाम ऑयल ने 4 महीने का नया ऊपरी स्तर छू लिया है। अच्छी पैदावार के बावजूद यूक्रेन के गेहूं किसानों की इस समय चिंता भी बढ़ गई है। 4 महीने के ऊपरी स्तर पर पाम ऑयल का पहुंचना, क्योंकि मलेशियाई पाम ऑयल बाजार में इस समय तेजी का दौर है और 10 अगस्त को बुर्सा मलेशिया पर अक्टूबर पाम ऑयल वायदा 4,724 रिंगिट पर पहुंचा, जो 7 अप्रैल के बाद का सबसे ऊपरी स्तर है। और इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण कंपटीशन खाद्य तेलों, प्रतिस्पर्धी खाद्य तेलों में मजबूती है, क्योंकि चीन के डालियन एक्सचेंज पर सोयाबीन तेल और पाम ऑयल दोनों में बढ़त दर्ज की गई, जबकि शिकागो में सोया ऑयल में 1% से ज्यादा की तेजी आ गई। ऐसे में बाजार को सपोर्ट देने वाला एक और बड़ा फैक्टर मलेशिया में पाम ऑयल उत्पादन की रफ्तार
धीमी पड़ने के संकेत हैं। हालांकि जुलाई में देश का पाम ऑयल स्टॉक 3% से ज्यादा बढ़कर 26,30,000 टन पर पहुंच गया, जो 5 महीने का ऊपरी स्तर रहा। लेकिन निर्यात में सुधार से बाजार की धारणा मजबूत बनी हुई है और अगस्त के पहले 10 दिनों में मलेशिया का पाम ऑयल निर्यात बढ़ गया है। ऐसे ही एमस्पेक एग्री के अनुसार निर्यात में 14.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, जबकि इंटरटेक ने 2.5% बढ़ोतरी का अनुमान दिया है। तो इसके अलावा कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भी पाम ऑयल को सपोर्ट दे रही हैं और क्रूड ऑयल महंगा होने पर बायोडीजल उत्पादन में पाम ऑयल की मांग बढ़ने से भी संभावनाएं मजबूत हो रही हैं, जिससे कीमतों को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। पाम ऑयल की तेजी के बीच अब बात एक ऐसे बाजार की जिस पर आने वाले महीनों में दबाव बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। रुक करते हैं चीन के बाजार का। चीन में भी सरसों खली की कीमतों पर इस समय दबाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल चीन में अगस्त की शुरुआत में सरसों खली की कीमतें अपेक्षाकृत स्टेबल रही, लेकिन आने वाले महीनों में बाजार पर दबाव बढ़ सकता है और इसकी वजह है कनाडा से सरसों की बड़ी खेपों के पहुंचने की उम्मीद, जिससे सप्लाई बढ़ जाएगी। सनसिरस के आंकड़े बता रहे हैं कि 3 से 7 अगस्त के बीच सरसों खली की औसत कीमत घटकर 2,394 युआन प्रति टन से 2,386 युआन प्रति टन रह गई। फिलहाल बाजार को कम स्टॉक का सहारा मिल रहा है। आयातित सरसों की आवक अभी अपने मौसमी चरम पर नहीं पहुंची है, जिससे क्रशिंग प्लांटों को कच्चे माल की सीमित उपलब्धता का सामना करना पड़ रहा है और इसी कारण सरसों खली का उत्पादन और स्टॉक दोनों अपेक्षाकृत कम है। हालांकि अगस्त के अंत और सितंबर में कनाडा से बड़ी मात्रा में सरसों आने की संभावनाएं हैं। बाजार पहले से ही बढ़ती सप्लाई का अनुमान लगा रहा है और जिससे कीमतों में बड़ी तेजी की संभावनाएं फिलहाल सीमित हो गई हैं। अब डिमांड साइड की बात करें तो एक्वाकल्चर फीड उद्योग से फिलहाल समर्थन मिल रहा है, लेकिन फीड निर्माता जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रहे हैं और कीमत बढ़ने पर खरीद घटा भी देते हैं। वहीं सोयाबीन खली की पर्याप्त उपलब्धता और पशुपालन क्षेत्र से कमजोर डिमांड भी सरसों खली की कीमतों पर दबाव बना रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में कम स्टॉक और जल कृषि डिमांड कीमतों को सपोर्ट दे सकती है, लेकिन आने वाले महीनों में बढ़ती आयातित सरसों की आवक और क्रशिंग गतिविधियों में तेजी से बाजार में अतिरिक्त सप्लाई बनने की भी संभावनाएं हैं, जिससे कीमतों पर महीने में आने वाले समय में दबाव बढ़ सकता है। अब बात उस फसल की जो सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि देश के एथेनॉल कार्यक्रम की रीढ़ है। गन्ने को लेकर सरकार जल्द बड़ा फैसला ले सकती है, जिसका असर चीनी बाजार से लेकर एथेनॉल इंडस्ट्री तक देखने को मिल सकता है। इस समय चीनी के बाजार से ऐसी खबर आई है जो एथेनॉल के लिए सबसे बड़ी है, क्योंकि सरकार चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए एथेनॉल नीति में बदलाव करने पर विचार कर रही है। अगले सीजन से सरकार गन्ने से एथेनॉल बनाने की मात्रा सीमित कर सकती है, खासकर गन्ने के रस और बी हैवी शीरे से। एथेनॉल उत्पादन पर रोक लगाने और सी हैवी शीरे को प्राथमिकता देने पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम बारिश ने अगले साल चीनी उत्पादन की चिंता बढ़ा दी है और ऐसे में सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा गन्ना चीनी बनाने में इस्तेमाल हो, ताकि घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाई जा सके। आपको बता दें कि मौजूदा सीजन में करीब 30 लाख टन चीनी एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो चुकी है। अगर अगले सीजन में इतनी ही मात्रा चीनी बाजार में आ जाए तो सप्लाई का दबाव कुछ कम होगा और कीमतों को भी राहत मिल सकती है। वहीं पिछले 1 महीने में चीनी के दाम करीब 10% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। आगे त्योहारी सीजन में डिमांड बढ़ने से कीमतों पर दबाव और बढ़ने की उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार के सामने दूसरी चुनौती भी है। देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा हुआ है। ऐसे में गन्ने से एथेनॉल कम करने पर मक्का और चावल जैसे दूसरे फीड स्टॉक से उत्पादन बढ़ाना होगा। यानी सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है, चीनी के दाम को भी काबू में करना है और एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य भी हर हाल में पूरा करना है। चीनी और एथेनॉल की इस जंग के बीच अब बात एक ऐसे कृषि मॉडल की जो भविष्य की खेती की तस्वीर बदल सकता है। चीन ने एक खास फसल की मदद से रेगिस्तान और खारी जमीन को उपजाऊ खेतों में बदलकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। चीन ने रेगिस्तान में खेती कर दी है। अब बात, क्योंकि ये खबर जो कि कृषि नवाचार का एक शानदार उदाहरण है। चीन के शिनजियांग क्षेत्र में टाइगर नट नामक फसल की मदद से हजारों हेक्टेयर रेगिस्तानी और खारी जमीन को खेती योग्य बनाया जा रहा है। साल 2017 में शुरू हुई परियोजना अब चीन के सबसे बड़े टाइगर नट उत्पादन और अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित हो चुकी है। इस फसल की जड़ें रेत को बांधती हैं, मिट्टी के कटाव को रोकती हैं और कम पानी में भी उत्पादन दे देती हैं। इसके कंदों से तेल और आटा बनाया जाता है, जबकि अवशेष पशु आहार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
परियोजना के तहत 3000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को पुनर्जीवित किया जा चुका है और कई फार्म अब लाखों युआन की आय अर्जित कर रहे हैं। चीन की सफलता के बीच यूरोप से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां मौसम की मार किसानों पर भारी पड़ रही है। यूरोप में सूखा और आग से मक्का संकट बढ़ गया है और यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में स्थित बोस्निया और हर्जेगोविना में सूखा और जंगलों की आग ने मक्का उत्पादन को गंभीर नुकसान पहुंचा दिया है। जहां सामान्य परिस्थितियों में उत्पादन लगभग 60 टन प्रति हेक्टेयर हुआ करता था, वहीं इस साल कई क्षेत्रों में उत्पादन घटकर केवल 1.5 टन प्रति हेक्टेयर रहने का अनुमान है, यानी लगभग 80% तक उत्पादन गिर चुका है। सिंचाई सुविधाओं की कमी और लगातार बारिश की अनुपस्थिति ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इसका असर केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पशु चारा इंडस्ट्री और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। यूरोप में हीटवेव और सूखे के कारण पहले ही कृषि उत्पादन पर दबाव बढ़ चुका है। तो कुल मिलाकर दुनिया के कृषि बाजार इस समय जियोपॉलिटिकल तनाव, मौसम के जोखिम और बदलती मांग सप्लाई के दौर से गुजर रहे हैं। यही फैक्टर्स आने वाले महीनों में अनाज, तिलहन और खाद्य तेलों की दिशा तय करेंगे। फिलहाल अनाज अड्डा में इतना ही। कृषि, अनाज और कमोडिटी बाजारों की हर बड़ी खबर और सटीक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।